हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल ग्लेसर का बुनियादी शिक्षण मॉडल के बारे में समझेंगे। जो हमारे ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल है, ये रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 में डेवलप किया। बेसिक टीचिंग मॉडल कब डेवलप हुआ? 1962 में। किसने डेवलप किया? रॉबर्ट ग्लेसर ने। जो रॉबर्ट ग्लेसर थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जो बेसिक टीचिंग मॉडल है ग्लेसर का, वो क्या एक्सप्लेन करता है? रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ये मॉडल किसके बीच के संबंध को बताता है? शिक्षण और सीखने के बीच के संबंध को की व्याख्या करता है। जो ये बेसिक टीचिंग मॉडल था, ये किस पे बेस्ड था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी के जो मनोविज्ञान के बेसिक प्रिंसिपल थे, बुनियादी सिद्धांत थे, उस पे ये मॉडल क्या है? बेस्ड है। जो नेल्सन एल बोसिंग थे, इन्होंने जो बेसिक टीचिंग मॉडल है ग्लेसर का, उसको क्या कहा? क्लासरूम मीटिंग मॉडल। अब ये समझते हैं कि जो ये टीचिंग मॉडल है, इसको हम बेसिक टीचिंग मॉडल क्यों कह रहे हैं। हम इसे क्यों कह रहे हैं बेसिक टीचिंग मॉडल? क्योंकि ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? हमारी जो भी टीचिंग की प्रोसेस होती है, उसकी बेसिस एनालिसिस को प्रेजेंट करता है। किसके टर्म्स में? जो भी टीचिंग एलिमेंट्स है उनके टर्म्स में हमारी टीचिंग प्रोसेस की बेसिक एनालिसिस करता है। इसीलिए इस टीचिंग मॉडल को क्या कहते हैं? हम बेसिक टीचिंग मॉडल, बुनियादी शिक्षण मॉडल कहते हैं। ये मॉडल क्या है? जो भी हमारे एजुकेशन के लेवल हैं, जितने भी लेवल हैं एजुकेशन के, उन सब में अप्लाई होता है। सभी स्तरों में इसका हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो एलिमेंट्री हो, सेकेंडरी हो या हायर लेवल हो, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च, किसी भी लेवल में जो शिक्षा का कोई भी स्तर हो, उस स्तर पे, उस लेवल में हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा मॉडल है, इसको हम अप्लाइड करते हैं किससे? जो किसी भी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, उससे रिलेटेड हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे? टीचिंग करने के लिए। मतलब टीचर क्या है, इस मॉडल का यूज कर सकता है अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। जो इस मेथड में जो टीचिंग है, जो हमारी समय है टीचिंग का, वो क्या है? किसी भी लेंथ का हो सकता है, चाहे वो 40 मिनट का हो, 1 आवर्स का हो या 1 वीक का हो। तो इसमें क्या है? टीचिंग की लेंथ कुछ भी हो सकती है। मतलब जो टीचिंग टाइम है वो कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे जो टीचिंग लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है इस मेथड में। किसमें? बेसिक टीचिंग मॉडल में। ये मॉडल क्या है? जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको 4 बेसिक कंपोनेंट में डिवाइड करता है। किसमें? 4 मूल या 4 मूल घटकों में विभाजित करता है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि जो यहाँ पे टीचिंग होती है, जो टीचिंग प्रोसेस है, वहां पे जो लेंथ ऑफ टाइम है वो फिक्स नहीं है। किसी भी टाइम पे आप अपनी टीचिंग प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, या जो टाइम ड्यूरेशन है वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो 40 मिनट, 1 घंटा, 1 वीक, कुछ भी हो सकता है। आप अपना इस मॉडल को यूज करके कोई भी पॉसिबल टाइम पे अपनी टीचिंग प्रोसेस कर सकते हैं। ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, कैसे हो रही है? जब हम अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस में डिवाइड करें? 4 बेसिक कंपोनेंट्स में। अब ये कंपोनेंट्स क्या है जो हमारे बेसिक टीचिंग मॉडल्स में? ये कंपोनेंट्स है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारे कंपोनेंट है, ये क्या हेल्प, किसमें हेल्प करते हैं? कि जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो भी हमारे किसी भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है, उसके जो भी फैक्ट हैं, कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, जो भी तथ्य है, अवधारणा है, जो भी सिद्धांत है, उसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं ये कंपोनेंट। जो बेसिक टीचिंग मॉडल में, जो हम बेसिक टीचिंग मॉडल को हम जो 4 कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं टीचिंग प्रोसेस को। वो कंपोनेंट हमारे क्या हेल्प करते हैं? जो हमारे फैक्ट हैं, कंसेप्ट हैं और प्रिंसिपल हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। जो हमारे ये कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, निर्देशात्मक उद्देश्य। सेकंड है एंटरिंग बिहेवियर, व्यवहार में प्रवेश। तीसरा है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, निर्देशात्मक प्रक्रिया। चौथा है परफॉर्मेंस असेसमेंट, प्रदर्शन मूल्यांकन। अब इसे हम 1 बाय 1 समझते हैं कि ये कंपोनेंट्स कैसे हमारी टीचिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं।
तो हमारा पहला कंपोनेंट क्या है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब आप शब्द में ही देखिए कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है निर्देश के जो भी उद्देश्य हम अपनी टीचिंग प्रोसेस में जो भी उद्देश्य बना रहे हैं कि हम कैसे निर्देश देंगे, वो इस कंपोनेंट में, टीचिंग प्रोसेस के इस कंपोनेंट में हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होता है, जो निर्देशात्मक उद्देश्य होता है, ये किस चीज को रेफर कर रहा है कि कैसे कोई भी स्टूडेंट हमारा जब सेगमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब हमारा जो पढ़ाने का टॉपिक है, जो सेगमेंट है, वो उसका जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश है, वो कंप्लीट होने पे जो स्टूडेंट ने जिस चीज को समझा, वही चीज क्या है? हमारा वही ऑब्जेक्टिव है इंस्ट्रक्शन देने का। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल या हमारा उद्देश्य क्या है कि जो भी हम निर्देश दे रहे हैं छात्र को, स्टूडेंट को, जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, जब वो कंप्लीट हो जा रहा है, जब आपका सेगमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जितना आपने बच्चे को समझाना है, बच्चे के वो समझ में आ गया, कब? जब वो सेगमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, जब वो निर्देश का वो खंड पूरा होने पे बच्चे को जो भी समझ में आया, उससे वही क्या है? हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, वही हमारा उद्देश्य है कि बच्चे को हमारे टॉपिक को कितना समझ में आया। या आप कह लीजिए कि हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को कैसे डिफाइन करें? इज टू आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उसका जो एंड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके, उसको समझ के हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव समझ जाएंगे। किसके टर्म्स में? ऑब्जर्वेबल परफॉर्मेंस। कि हमने बच्चे को जब कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद क्या हुआ? जो ये समझिए, आपने किसी बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए टॉपिक रिलेटेड, उसके बाद एंड प्रोडक्ट, उसका एंड प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा? जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसकी परफॉर्मेंस के थ्रू, कि उसने जो भी आपने उसका अवलोकन किया कि उसने कैसा प्रदर्शन किया, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस में आप ये समझेंगे कि बच्चे को कितना समझ में आया। तो यही क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यही क्या है? निर्देश देने का उद्देश्य है कि हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मॉडल प्रिपेयर करें कि अगर हमने बच्चे को ये टॉपिक पढ़ाया तो हमारा जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कितना पूरा हो रहा है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कैसे को आइडेंटिफाई करेंगे? कि जब क्या है, हमने अपना इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया, तो जो भी एंड प्रोडक्ट आया। और एंड प्रोडक्ट कैसे समझेंगे? कि जब बच्चे की परफॉर्मेंस को देख के, कि हमने बच्चे की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करके जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट आया, जितना बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बेसिस में हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्या है कि जो हम कह रहे हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया, कितना ये आया, इससे क्या है कि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस होगा। आपको कैसे पता चला कि बच्चे को कि ये इसकी परफॉर्मेंस बेटर है? जब बच्चे का जो बिहेवियर चेंजेस से ही क्या है, किसी भी बच्चे का, या हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब बिहेवियर चेंज होता है स्टूडेंट का, तो हम क्या कहते हैं कि बच्चे का इस चेंज ही बताता है कि बच्चे की क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो क्या छात्र ने सीखा, क्या बच्चे ने सीखा या नहीं, ये आप कैसे बता सकते हैं? कि जब बच्चे का आप बिहेवियर चेंज को ऑब्जर्व करके। इसीलिए इस जो आउटकम, जो भी ये परिणाम निकल रहा है, उसको हम क्या रेफर करते हैं, क्या संदर्भित करते हैं? बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। व्यवहारिक उद्देश्यों से संदर्भित करते हैं या उससे रेफर करते हैं। जो एंड प्रोडक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल परफॉर्मेंस। क्योंकि टर्मिनल मीन्स क्या होता है? फाइनल। अब जो एंड प्रोडक्ट है, जब आपने अपना इंस्ट्रक्शन दे लिया, अपना उद्देश्य दे लिया, तो उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट है, उसको हम क्या कह रहे हैं? टर्मिनल परफॉर्मेंस। बच्चे का जो फाइनल प्रदर्शन है। बहुत सारे स्कूलों में, अधिकांश स्कूल में, मोस्ट ऑफ स्कूल्स में क्या होता है कि ये जो हम कह रहे हैं टर्मिनल परफॉर्मेंस कैसे ली जाती है? वर्बल परफॉर्मेंस या मोटर स्किल्स में। आपने टॉपिक कंप्लीट किया, बच्चों से वर्बली उस चीज के बारे में पूछा, तो उसकी वर्बल परफॉर्मेंस या मोटर स्किल्स के थ्रू आप समझ जाते हैं कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हुआ है। ठीक है, उसमें लर्निंग हुई है। इसीलिए क्या होता है कि हमारे, जब हम अपने टीचिंग का टास्क शुरू करते हैं, या अपना हम जो भी टीचिंग प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, तो हमको अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं, या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पहले से ही डिटरमाइन कर लिए जाते हैं। कब? टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले।
ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कौन डिटरमाइन करता है, कौन निर्धारित करता है? ये होते हैं टीचर के द्वारा। मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कौन डिटरमाइन करेगा? टीचर। यहाँ पे क्या है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी एक्टिविटी क्लास में कैरिड आउट करनी है, जो भी गतिविधियां करी जानी है क्लास में, वो पहले से ही क्या है उसके बारे में आपको जानकारी और पहले से ही तय करना बहुत जरूरी है कि आप अपना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पहले से ही प्रिपेयर करें क्लासरूम में जाने से पहले या टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले। जो मेन पर्पस है या मेन ऑब्जेक्टिव है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का या टीचिंग प्रोसेस का, वो क्या है? बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाना। क्योंकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मेन मोटो ही क्या है कि बच्चे का बिहेवियर चेंज होना। तो हम क्या कह रहे हैं कि मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का? बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस लाना, बच्चे के व्यवहार में बदलाव लाना। अब ये जो चेंजेस ला रहे हैं ये कैसे होगा कि जब जो टीचिंग प्रोसेस है किसके थ्रू होगा? क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही बच्चे का बिहेवियर चेंज होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो टीचिंग प्रोसेस ही क्या है कि ये चेंजेस लाएगी, और ये प्रोसेस एक्सप्लेन कैसे होगी? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के थ्रू, निर्देशात्मक उद्देश्य के रूप में ही आप क्या समझा सकते हैं कि बच्चे में परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि टीचिंग ही क्या है? बच्चे में चेंजेस ला रही है, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है? जो टीचिंग करने से पहले की प्रिपरेशन कि आप बच्चे में कैसे चेंज लाएंगे। इन शॉर्ट, instructional objectives are defined as the objective which the student should achieve at the completion of a particular instruction। तो आप जो हमने पूरा पढ़ा उसका सार क्या है, उस संक्षेप में क्या है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव निर्देशात्मक उद्देश्य क्या है कि जो भी ऑब्जेक्टिव टीचर ने बच्चे के लिए बनाए हैं कि जब वो कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो बच्चे ने उसे कितना समझा। ठीक है, उस निर्देश को, उस इंस्ट्रक्शन को बच्चे ने कितना समझा, वही क्या है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। सेकेंड कंपोनेंट है एंटरिंग बिहेवियर। एंटरिंग बिहेवियर क्या डिस्क्राइब करता है? ये स्टूडेंट का लेवल स्टार्ट बताता है कब? बिफोर द इंस्ट्रक्शन बिगिन। जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट में क्या है कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं कि बच्चे को इतना समझ में आएगा। देखिए ये किसमें बनाया है हमने? इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव में। सेकंड कंपोनेंट क्या है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये कंपोनेंट क्या बता रहा है? स्टूडेंट लेवल, कि बच्चे को जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे उससे पहले छात्र का स्तर क्या है। तो ये क्या बताता है एंटरिंग बिहेवियर कि बच्चे ने, जो भी स्टूडेंट ने पहले से जो भी सीखा है, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जो भी अपनी बौद्धिक क्षमता, एबिलिटी एंड डेवलपमेंट, अपनी बौद्धिक क्षमता और विकास के संदर्भ में उसने जो भी अपनी पहले से सीखा है, his motivational state and certain social and cultural determinants of his learning ability, कि जो उसकी सीखने की क्षमता है, जो भी उसने सोशली या कल्चरली सीखा है या समझा है। तो ये जो एंटरिंग बिहेवियर है बच्चे के इस व्यवहार को बताता है, इस लेवल को बताता है कि बच्चे ने पहले से जो भी अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने विकास से जो भी सीखा, जो प्रीवियसली लर्न किया, किसके थ्रू? अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलपमेंट, वही सब कौन बताता है? एंटरिंग बिहेवियर। यही कंपोनेंट बच्चे का क्या बताता है? लेवल, स्तर बताता है कि बच्चे ने पहले से जो भी सीखा समझा। ठीक है, जो एंटरिंग बिहेवियर है, या मोर प्रिसाइज हम इस वर्ड को कहते हैं, क्योंकि क्या है जो हम भी वर्ड कह रहे हैं, ह्यूमन एबिलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रेडीनेस, की मानव क्षमता, व्यक्तिगत अंतर या तत्परता के तुलना में, उसके कंपैरिजन में ये बहुत सही वर्ड है एंटरिंग बिहेवियर बच्चे को बताने के लिए कि हम क्या कह रहे हैं कि बच्चे का बिहेवियर चेंज करना ही हमारी लर्निंग प्रोसेस है। अब वो कहाँ पे प्रवेश कर रहा है? कहाँ पे एंटर कर रहा है? बिहेवियर में, जो भी उसका व्यवहार होगा उसमें प्रवेश कर रहा है। अब वहां पे उसका चेंज होगा थर्ड कंपोनेंट में। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब एंटरिंग बिहेवियर, ये कह लीजिए बिल्कुल सही वर्ड है किसी बच्चे को की एबिलिटी को डिफाइन करने में, कि बच्चे को कितनी नॉलेज है या कितनी उसने सीखा है। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चे का अलग अलग सीखने का तरीका है, समझ, तो इसको हम एंटरिंग बिहेवियर वर्ड से समझ रहे हैं। जो स्कूल है ये क्या है? इसीलिए जो स्कूल है जो एंटरिंग बिहेवियर के लिए, उसके लिए ट्रेडिशन या करिकुलम
वर्ड यूज करते हैं किसके कंपैरिजन में, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट। हम ये स्कूल में ये नहीं कहा जाता कि इस बच्चे की इतनी एबिलिटी, एक्सपीरियंस है, इतना इंटरेस्ट है। उस बच्चे को कैसे बताया जा रहा है कि जो भी उसके ट्रेडिशन या करिकुलम से उसके एंटरिंग बिहेवियर को परिभाषित किया जा रहा है या डिफाइन किया जा रहा है। किसके बेस में, ट्रेडिशन एंड करिकुलम के बेस में। सरल शब्दों में या सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं कि जो एंटरिंग बिहेवियर क्या डिस्क्राइब करता है, बच्चे के प्रेजेंट स्टेटस पे उसकी कितनी उसको नॉलेज हुई, कितना स्किल हुआ, और कितना टीचर चाहता है कि फ्यूचर में उसको कितनी नॉलेज या कितनी स्किल उसके अंदर डेवलप हो। तो क्या कह रहे हैं, एंटरिंग बिहेवियर क्या डिस्क्राइब करता है कि बच्चे की जो फ्यूचर स्टेटस वो कैसा टीचर चाहता है कि उसकी प्रेजेंट स्टेटस के रेफरेंस में, कि बच्चे का प्रेजेंट स्टेटस जैसा है उसका फ्यूचर स्टेटस कैसा होना चाहिए, या कैसा टीचर चाहता है कि उसका फ्यूचर स्टेटस होना चाहिए, कितनी उसको नॉलेज होनी चाहिए। यही क्या है, एंटरिंग बिहेवियर, बच्चे का प्रवेश व्यवहार। जो एंटरिंग बिहेवियर है ये कहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मस्ट ऑलवेज बिगिन। जो व्यवहार में प्रवेश कहाँ पे होता है, जहाँ पे बच्चे को हम निर्देश देना या इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करते हैं। और टर्मिनल बिहेवियर कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शन एंड और कंक्लूड होते हैं। क्योंकि टर्मिनल बिहेवियर क्या है, जो फाइनल बिहेवियर है, जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी बच्चे में चेंजेस आए वो क्या है, टर्मिनल बिहेवियर में आता है। तो हम क्या करें, एंटरिंग बिहेवियर कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। और टर्मिनल बिहेवियर कहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन एंड हो रहा है। इस हिसाब से जो हमारी टीचिंग है वो क्या डिस्क्राइब करती है कि कैसे स्टूडेंट, ठीक है, फ्रॉम वेयर ही इज टू वेयर ही वुड लाइक हिम टू बी, कि कहाँ पे उसका, कहाँ पे वो है और कहाँ पे वो होना चाहिए, कहाँ पे उसका जो प्रेजेंट स्टेटस है, कहाँ पे उसका फ्यूचर स्टेटस होना चाहिए। मींस बच्चा कहाँ से मूव कर रहा है, फ्रॉम एंटरिंग टू टर्मिनल बिहेवियर, कि बच्चा जो उसका बिहेवियर में जो भी चेंजेस लाने के लिए कहाँ पे वो प्रवेश कर रहा है, कहाँ पे उसका प्रवेश का है एंड हो रहा है, फाइनल हो रहा है, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। यही क्या है, हमारी एंटरिंग बिहेवियर। ये कंपोनेंट पूरा क्या बता रहा है, स्टूडेंट का कैसे वो इंस्ट्रक्शन को समझ के एंटर कर रहा है, कहाँ पे, कि इंस्ट्रक्शन जब दिए जा रहे हैं और एंड में उसको क्या समझ में आया, यही क्या है, एंटरिंग बिहेवियर। या सिंपल वर्ड में सबसे अधिक सरल तरीके से आप क्या कहें, तो अर्लियर बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का जो पहले का बिहेवियर है, व्यवहार था, जो उसको सीखने से पहले या टॉपिक का इंस्ट्रक्शन देने से पहले, बिफोर ही एंटर द टीचिंग प्रोसेस कॉल्ड एंटरिंग बिहेवियर। अभी टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। कहाँ पे की बात कर रहे हैं हम एंटरिंग बिहेवियर को, जब बच्चे ने टीचिंग प्रोसेस से एंटर करने से पहले के, तब बच्चे का जो भी अर्लियर बिहेवियर होता है उसे हम एंटरिंग बिहेवियर कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले छात्रों के पहले के व्यवहार को प्रवेश व्यवहार कहा जाता है। मतलब टर्मिनल बिहेवियर क्या है, जब इंस्ट्रक्शन दिए उसका जब एंड हो गया, जो भी इंस्ट्रक्शन हुआ उसका जो एंड हो गया, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा असेसमेंट होता है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट के बेस में होता है, ना कि हमारे एंटरिंग बिहेवियर के बेस में होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा अर्लियर बिहेवियर है स्टूडेंट का, कब, टीचिंग प्रोसेस के एंटर करने से पहले, वही क्या है, हमारा एंटरिंग बिहेवियर, वही है प्रवेश में व्यवहार। जो एंटरिंग बिहेवियर है इसमें क्या क्या इंक्लूड रहते हैं, द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि बच्चे की जो भी उसने पहले से जो भी सीखा है, समझा है, वही क्या है, हमारा एंटरिंग बिहेवियर। तो हम उसमें एंटरिंग बिहेवियर या प्रवेश में व्यवहार में क्या क्या इंक्लूडेड है, जो भी हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होती है, लेवल ऑफ स्टूडेंट, जो बुद्धि का स्तर होता है, मोटिवेशन एंड लर्निंग एबिलिटीज, जो भी सीखने की क्षमता होती है, ये सब किस में इंक्लूडेड है, एंटरिंग बिहेवियर में। इसमें क्या है, इस कंपोनेंट में टीचर की ड्यूटी है, टीचर का ये टीचर का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो फाइंड आउट करे क्या, कि जो भी स्टूडेंट है उसकी एक्सेप्शनल क्वालिटीज,
लर्निंग को सीखने के लिए रिक्वायर्ड जो भी एक्सेप्शनल क्वालिटी है उनको फाइंड आउट करे कि बच्चे में वो गुण है या नहीं है, क्योंकि अगर वो बच्चे को प्रॉब्लम है किसी चीज का तो टीचर क्या है उसी हिसाब से अपना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करे बच्चे की कैपेबिलिटीज के बेस में। तो क्या है कि टीचर की ड्यूटी है, टीचर का कर्तव्य है कि वो बच्चे की एक्सेप्शनल क्वालिटीज या जो भी असाधारण गुण है वो बच्चे में है, लर्निंग से रिलेटेड है या नहीं है, उस अगर है तो उसी हिसाब की इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करे, और नहीं है तब भी उसी हिसाब के बच्चे की नहीं है उसको समझ में आ रहा है इजीली तो उसी हिसाब के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करे, किसके बेस में, बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, छात्र की क्षमताओं के आधार पर ही अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करे। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो स्टूडेंट का लेवल है कैसे डिसाइड करेंगे कि ये स्टूडेंट का लेवल कौन से लेवल में आ रहा है बच्चा, उसके कॉग्निटिव अफेक्टिव और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग या सॉरी इन लेवल के अकॉर्डिंग ही, इन 3 एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी बच्चे के लेवल को डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट आता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। अभी हमने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया, बच्चे का एंटरिंग बिहेवियर समझ लिया कि बच्चे कौन सी स्टेज में, कितने बच्चे को ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। अब क्या है जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, जो निर्देशात्मक प्रक्रिया यूज करेंगे हम अपनी टीचिंग में, वो आता है। तो जो हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर या निर्देशात्मक प्रक्रिया ये क्या डिस्क्राइब करता है, द टीचिंग प्रोसेस मोस्ट डिसीजन ए टीचर मेक्स आर ऑन दिस प्रोसीजर। कि हम क्या कह रहे हैं, ये जो प्रोसीजर है किसको डिस्क्राइब करती है, टीचिंग प्रोसेस को, जो भी शिक्षण प्रक्रिया उसका वर्णन करती है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। और यहीं पे क्या है, टीचर मोस्ट ऑफ द डिसीजन, जो मोस्ट डिसीजन है कि उसने कैसे अपनी टीचिंग करनी है, वो इसी कंपोनेंट में या इसी स्टेज में टीचर डिसाइड करती है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपोनेंट रिजल्ट इन दोज चेंजेस इन स्टूडेंट बिहेवियर विच वी कॉल लर्निंग और अचीवमेंट। क्योंकि क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि हम उसे क्या कहते हैं, लर्निंग या अचीवमेंट। तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद बच्चे के जो भी बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है वही क्या है, हमारे इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का रिजल्ट। प्रोसीजर मस्ट वेरी विद द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। हमारी जो प्रोसीजर है वो वेरी होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया है, अब हमारी जो प्रोसीजर है हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेरी होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए, जो भी हम अपने ऑब्जेक्टिव बना ले। क्योंकि अगर हम प्रोसीजर को क्रिएटिव नहीं करेंगे, अपनी टीचिंग को क्रिएटिव नहीं करेंगे, तो वो बच्चे को, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही है या जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको हेल्प करेगी। अगर हमारा प्रोसीजर और ऑब्जेक्टिव फिक्स है, हमने पहले से जो सोच रखा है वो कुछ बच्चों पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, जो प्रोसीजर और ऑब्जेक्टिव है वो क्या होने चाहिए, वेरी करने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। जनरली क्या है कि जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है वो क्या डिस्क्राइब करता है, प्रोसीजर फॉर टीचिंग स्किल्स, लैंग्वेज कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या बता रहा है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब जो भी प्रक्रिया हो रही है, हमारे निर्देशात्मक प्रक्रियाएं जो भी हो रही है निर्देश देने में, वो क्या डिस्क्राइब करिए, शिक्षण कौशल, भाषा, अवधारणाएं, सिद्धांत और समस्या समाधान की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। जो भी हमारी टीचिंग स्किल्स, जो शिक्षण कौशल है या लैंग्वेज कंसेप्ट, भाषा की अवधारणा है, प्रिंसिपल और प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्क्राइब कर रहा है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। इसके बेस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है और जो एंटरिंग बिहेवियर है, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और एंटरिंग बिहेवियर है लर्नर का, वो क्या करता है, द टीचर सेलेक्ट द कंटेंट, टीचर्स टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रॉपर ऑडियो विजुअल एड्स। इसी के बेस में जो शिक्षार्थी के उद्देश्य और प्रवेश व्यवहार के आधार में ही, अगर आपको पता है कि जो स्टूडेंट है उसका को हमने, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव है और जो बच्चे का प्रवेश व्यवहार है, मतलब बच्चे की जो जितनी नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज, उसके बेस में ही टीचर क्या है, अपना कंटेंट, जो शिक्षक सामग्री है, टीचिंग स्ट्रेटेजी, जो भी रणनीति यूज कर रहा है, या प्रॉपर ऑडियो विजुअल एड, जो भी वो दृश्य श्रव्य साधनों का चयन करता है, वो किसके बेस में करता है, अपनी टीचिंग प्रोसेस, जो सॉरी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में
किसकी हेल्प से? तभी मैंने कहा कि जो हमारे चारों के चारों कंपोनेंट है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर तभी होंगे जब आपको बच्चे का ऑब्जेक्टिव और एंटरिंग बिहेवियर के बारे में पता होगा। इन्हीं के बेस पे आप उसको जो भी टीचिंग कंटेंट है, टीचिंग स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर इंडिविजुअल एड है, उनको सेलेक्ट करेंगे। इस स्टेप में इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में किसके बीच में इंटरेक्शन होता है? पीपल्स एंड टीचर, जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में इंटरेक्शन होता है। क्योंकि जो सबसे पहला है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, वहां पे पूरा का पूरा रोल क्या है? टीचर का, क्योंकि टीचर ही क्या है? अपना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाता है। पर जो हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है, यहाँ पे हमारा टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई हो रही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है। इसमें क्या है कि टीचर जो है बच्चों के सामने अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेगा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में। इस कंपोनेंट में क्या होता है? जो रिलेशन है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और एक्टिविटीज का, किसको कराने में? टीचिंग को कंडक्ट कराने में, या टीचर शिक्षण को आयोजित करने में। क्या क्या किसके बीच में रिलेशन है? जो भी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शनल और प्रोसीजर में हम टीचिंग कराने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है वो इसी कंपोनेंट में करते हैं। बेस्ड ऑन दिस द टीचर टेक्स हिज फाइनल डिसीजन। क्या है? इसी के बेस में टीचर का जो निर्णय होता है, जो टीचर का डिसीजन वो फाइनल होता है। वो अलग बात है कि इसमें दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों का इंटर रिलेशन है, पर जो भी निर्णय होगा, जो डिसीजन होगा, वो फाइनल डिसीजन किसका होगा? टीचर का। दिस एक्टिविटीज शुड नॉट बी स्टैटिक। ये जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, ये स्थिर नहीं होनी चाहिए, मतलब फिक्स नहीं होनी चाहिए कि एक फॉर्म में चली आ रही। इसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंसेस होने चाहिए किसके बीच में? जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज हो रही हैं। ऑब्जेक्टिव जो पहले से बनाए, एक्टिविटीज जो भी हम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में टीचिंग में कर रहे हैं एक्टिविटीज। क्योंकि उससे क्या होगा? टीचिंग और लर्निंग के पैटर्न में क्या होगा? चेंजेस आएगा, डिफरेंसेस आएगा। उससे क्या होगा? जो हमारी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है, निर्देशात्मक प्रक्रिया है, वो क्या होगी? क्रिएटिव पार्ट होगी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का। तो इससे क्या है कि अगर हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो पहले से हमने ऑब्जेक्टिव उद्देश्य बनाए हैं, एक्टिविटीज में अगर डिफरेंसेस होंगे तो उससे हमारे क्या है? टीचिंग और लर्निंग में वो पैटर्न दिखेगा, वो डिफरेंसेस का। तो इससे क्या होगी? जो हमारी प्रोसीजर है वो हमारे ऑब्जेक्टिव की क्या होगी? क्रिएटिव पार्ट को शो करेगी, टीचिंग के क्रिएटिव पार्ट को शो करेगी। इन दिस स्टेप द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट टेक्स प्लेस। वो है कि जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है उसमें हमारे स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन रहता है। इसके बाद फोर्थ कंपोनेंट है परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट मतलब भी क्या है? प्रदर्शन मूल्यांकन। जो भी बच्चे का हमने पूरी हमारे टीचिंग मॉडल में जो भी उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसका प्रदर्शन है, उसका मूल्यांकन हमारे फोर्थ कंपोनेंट में आता है। तो क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द स्टूडेंट ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मीन्स क्या होता है? जो उसकी सहायक, सहायक मतलब बीच बीच में अगर आप, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? असेसमेंट की, बच्चे की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? जो परफॉर्मेंस असेसमेंट होता है वो क्या मेजर करता है? बच्चे की, स्टूडेंट की ऑक्सिलरी एंड टर्मिनल परफॉर्मेंस। टर्मिनल मतलब फाइनल और ऑक्सिलरी मतलब सहायक। ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो ऑक्सिलरी परफॉर्मेंस है वो ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस, और जो हमारी टर्मिनल परफॉर्मेंस है वो क्या होती है? एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जब हमारी इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस चल रही हो और जब हमारी इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस एंड हो गई हो, वहां पे बच्चे का जो भी हम उसके परफॉर्मेंस का असेसमेंट करते हैं, उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, वो किस में आता है? परफॉर्मेंस असेसमेंट में। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या प्रोसेस है? बच्चे का मेजरमेंट करना, उसको मेजर करना कि बच्चे की जो ऑक्सिलरी और टर्मिनल परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हमारी ऑक्सिलरी परफॉर्मेंस या सहायक प्रदर्शन है, ये किस तरीके का बिहेवियर को बताती है? विच मस्ट बी एक्वायर्ड एट लोअर लेवल। ये हमारे कौन से लेवल को बताती है ऑक्सिलरी परफॉर्मेंस या सहायक प्रदर्शन?
निचले स्तर को, लोअर लेवल को ऑफ ए लर्निंग स्ट्रक्चर बिफोर द टर्मिनल परफॉर्मेंस आर एक्वायर्ड एट द हायर लेवल। क्योंकि टर्मिनल क्या है, जब हमारा पूरे का पूरा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, जब हमारा टर्मिनल मतलब एंड हो गया, फाइनल हो गया, वहां पे जो हायर लेवल में बच्चे का परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है, वो क्या है, टर्मिनल परफॉर्मेंस। पर जो बच्चे का लोअर लेवल में उसकी जो बिहेवियर चेंजेस को समझना या उसकी परफॉर्मेंस प्रदर्शन को समझना, वो क्या होता है, ऑक्सिलरी परफॉर्मेंस। हम क्यों कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है वो ऑक्सिलरी और टर्मिनल दोनों होना चाहिए। हम इस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं, क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो ये नहीं है कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया या हमारी यूनिट कंप्लीट होगी तभी उस बच्चे की परफॉर्मेंस को समझना है या उसका असेसमेंट करना है। ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, या टीचिंग मॉडल में क्या करना है कि बच्चे की जो मेजरमेंट करना है उसके ऑक्सिलरी और टर्मिनल परफॉर्मेंस दोनों का करना है। ठीक है, कि कोर्स के कंप्लीट होने के बाद नहीं करना। क्योंकि इससे क्या है कि आपको अगर बच्चे को बीच में ही आपके इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहे तो वहां पे ही क्या है, आप बच्चे का क्या है, इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चे को चीज दोबारा समझा सकते हैं। तो इसलिए ऑक्सिलरी और टर्मिनल परफॉर्मेंस दोनों ही क्या है, इम्पोर्टेंट है बच्चे की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए या बच्चे की प्रदर्शन को समझने के लिए। जो ये असेसमेंट होता है, ये टीचर, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बच्चे का अपनी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के चलते हुए ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, अगर हम बच्चे की परफॉर्मेंस को अगर हम माप सक रहे हैं, समझ सक रहे हैं या उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो भी टीचर क्या है, कभी भी बच्चे की ये जानने के लिए कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, तो बच्चे का क्या कर सकती है, असेसमेंट कर सकती है, उसके परफॉर्मेंस असेसमेंट कर सकती है। किसके बेस में, उसकी ऑक्सिलरी परफॉर्मेंस के बेस में। तो ये जो मॉडल है हेल्प, इसीलिए ये मॉडल क्या है, टीचिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। इसीलिए जो टीचर है बच्चे की जो भी शिक्षण मूल्यांकन है उसकी कोशिश करता रहता है पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। ये जो भी इवोल्यूशन हो रहा है, ये कैसे होगा कि जो भी टीचिंग की टूल्स और टेक्निक है इवोल्यूशन की, जो भी हम मूल्यांकन के लिए उपकरण या तकनीक यूज करते हैं, उनकी हेल्प से हम बच्चे की परफॉर्मेंस का असेसमेंट कर सकते हैं। ये मॉडल क्या है, फ्लेक्सिबल है। हम क्यों कह रहे हैं कि इसका लचीला क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट क्या है लो अचीवमेंट अटेंड कर रहे हैं, जो भी टीचर ने डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव फिक्स किए हैं, ठीक है, क्योंकि टीचर ने सबसे पहले कंपोनेंट ही क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। टीचर ने कुछ ऑब्जेक्टिव फिक्स किया कि वो इंस्ट्रक्शन देगा, बच्चे को इतना समझ में आएगा, ठीक है, उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर स्टेटस को पहले से ही उसने तैयार किया है। तो इस मॉडल का फ्लेक्सिबल होने का सेंस क्या है कि अगर बच्चे का है लो अचीवमेंट को अटेंड कर रहा है, उसके डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी उसके वांछित उद्देश्य हैं, उनको वो अचीव नहीं कर रहा है, अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या है, जो भी बच्चे के जो भी हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है उनको चेंज करके उनमें क्या है, इम्प्रूवमेंट लाके या अपनी प्रोसीजर को चेंज करके बच्चे का जो डेवलपमेंट है या उसकी जो भी नॉलेज या स्किल है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को असेस करके, उसकी परफॉर्मेंस का उसका इवोल्यूशन करके हम बच्चे में क्या है, उसकी जो भी ये कह लीजिए जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसको सुधार सकते हैं। जो हमारा परफॉर्मेंस असेसमेंट है, इसका टास्क क्या है, इसका कार्य क्या है कि जो भी आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बच्चे के लिए डिटरमाइन किए हैं, जो भी बच्चे के लिए सोचे, वो उसने कितने अच्छे से अपने इंस्ट्रक्शन को समझा, कितना उसने उसका जानकारी ली, कैसे पता किया, उसके भी जो भी टेस्ट या ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट में बच्चे के टेस्ट या ऑब्जर्वेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि बच्चे ने कितने अच्छे से जो भी उसके इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो अचीव करे। ठीक है, जो ये परफॉर्मेंस असेसमेंट है, ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर बच्चा क्या है अपना फॉलन शॉर्ट और मास्टरी और सम लेसर स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट, कि बच्चे के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव फिक्स किया, अगर वो उसमें क्या है कुछ कम है, उसने मास्टरी नहीं करी,
तो क्या है कि जो भी हमारे कंपोनेंट है उनका एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि अगर आपको पता चल गया ऑक्सिलरी लेवल में, ऑक्सिलरी परफॉर्मेंस में, कि उसकी बीच में ही इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही पता चल गया कि बच्चे को चीज समझ में नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि उसके जो भी कंपोनेंट है हमारे उनको एडजस्ट करेंगे किसमें। इसीलिए क्या है, ये बेसिक टीचिंग मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ही क्या बात की कि यहाँ पे जो एनालिसिस होती है टीचिंग प्रोसेस की वो बहुत बेसिक लेवल में होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर बच्चे ने जो भी उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे टीचिंग मॉडल के कंपोनेंट है उनको एडजस्ट करेंगे। ये जो मॉडल है ये क्या इम्प्लाइज करता है, टीचर की कॉम्पिटेंस में, जो टीचर की क्या है क्षमता पे बल देता है, ना कि पर्सनल करिश्मा में कि टीचर ने कुछ करिश्मा किया और बच्चे ने ये सब सीख लिया। ये मॉडल किस पे इम्प्लाइज करता है, किस पे बल देता है, या किस पे एम्फेसाइज करता है, टीचर की कॉम्पिटेंस में, कि टीचर की कितनी क्षमता है कि वो स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज लाए या बच्चे में लर्निंग कराए। जो जितने भी एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है, ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक एलिमेंट दूसरे को अफेक्ट करता है। इसीलिए क्या है कि टीचर जो भी ये ऑब्जेक्टिव है इनको क्या है, इनकी पहले से ही इनकी बना ले कि इस तरीके से उसने अपने ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, उसी हिसाब से अपनी टीचिंग मेथड को डिसाइड करे कि उसने कौन सी टीचिंग मेथड अप्लाई करनी है अपने स्टूडेंट को, या अपनी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर क्या अप्लाई करनी है वो पहले से डिसाइड कर ले, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक एलिमेंट या एक कंपोनेंट क्या है दूसरे को अफेक्ट करता है। अब ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल के एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं। पहला है फोकस। तो इस मॉडल का मेन फोकस क्या है कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी प्रोसेस और मेजर एक्टिविटीज हो रही है उन पे फोकस करना। तो मेन फोकस किस पे है, जो भी प्रक्रिया और मेजर एक्टिविटीज हो रही हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और दूसरा, जो भी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में, जो भी हमारे निर्देशात्मक प्रक्रिया में जो भी सीक्वेंस फॉलो हो रहे हैं उन पे फोकस करना। सेकेंड एलिमेंट है सिंटेक्स, जिसे हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें हम अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बनाते हैं, कि इसी के हिसाब से जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसके हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव को फिक्स करते हैं। उसके बाद जो एंटरिंग बिहेवियर को कैसे समझते हैं या कैसे उसका आंकलन करते हैं, बच्चे के या लर्नर के पोटेंशियल के बेस में, जो बच्चे की क्षमता है सीखने की उसके बेस में बच्चे का एंटरिंग बिहेवियर को समझते हैं। उसके बाद एंटरिंग बिहेवियर को का आंकलन करने के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए, जो भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो क्लासरूम में टीचिंग होगी या इंस्ट्रक्शनल वर्क होगा वो होगा। उसके बाद जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है वो लास्ट फेज होगा। मूल्यांकन वैसे भी क्या है, अंतिम चरण है या लास्ट फेज है। तो हम सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले तो बच्चे का हमने ऑब्जेक्टिव फिक्स करे, और वो ऑब्जेक्टिव किसके बेस में, ब्लूम टेक्सोनॉमी, क्योंकि 4 कंपोनेंट में ही हमारा टीचिंग मॉडल बना है। हमारा जो बेसिक टीचिंग मॉडल है 4 कंपोनेंट से बना है, क्यों हम क्या कह रहे हैं, टीचिंग मॉडल 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिंटेक्स, जो उसकी संरचना हो रही है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, क्या है, सबसे पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव बना है, उसको फिक्स कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारा एंटरिंग बिहेवियर। तो एंटरिंग बिहेवियर को हम कैसे असर करेंगे, बच्चे के पोटेंशियल पे, लर्नर के पोटेंशियल पे, कि बच्चे की कितनी क्षमता है। उसके बाद आता है हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर में क्या होगा कि जब आपने एंटरिंग बिहेवियर को बच्चे का जान लिया कि बच्चे का कैसा एंटरिंग बिहेवियर है, उसके बाद जो भी हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शनल वर्क करना पड़ेगा, या जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं वो इसके बाद करेंगे। किसके बाद, जब आपको एंटरिंग बिहेवियर पता चल जाएगा बच्चे का। उसके बाद जो हमारा परफॉर्मेंस असेसमेंट है वो हमारा लास्ट स्टेज में है। थर्ड कंपोनेंट है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। हमारी जो प्रतिक्रिया का सिद्धांत है उसमें पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है वो हम कैसे समझेंगे, कि बच्चे के इंटर एक्शन और इंटरडिपेंडेंस पे, जो बच्चे की अंतक्रिया और अंतर निर्भरता की प्रक्रिया पे हम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे को कितना समझ में आया। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या है कि टीचर की एक्टिविटी
मीन या हम कहेंगे कि टीचर की एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, अधिक आवश्यकता होती है टीचर एक्टिविटी की, क्योंकि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए, टीचर का, जिससे क्या है कि वो टीचर ये समझ सके कि बच्चे को क्या पोटेंशियल, कि बच्चे का पोटेंशियल कितना है, बच्चे को क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, किस चीज को अचीव करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में बच्चे का जो भी पोटेंशियल, उसकी क्षमता है, या उसको जो भी डिफिकल्टीज आ रही है उसको समझने के लिए टीचर को क्या है, यहाँ पे ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसका रोल, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, टीचर का। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप, कि अगर क्या है कि बच्चा अपने जो भी ऑब्जेक्टिव हैं या जो भी रिजल्ट है उससे मैच नहीं कर रहा है, जो भी उसके जो हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव उससे बच्चे का रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है, और जो भी उसको डिफिशियंसी या जो भी उसकी प्रॉब्लम है उनको पता लगाना और उसमें क्या है, करेक्शन करना ही किस में आता है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप में। कि हम जो भी हमको पता चला कि बच्चे ने अगर अपने ऑब्जेक्टिव को मैच नहीं करा, तो उसमें जो भी जिस वजह से वो नहीं कर पाया उसको दूर करना ही किसमें है, प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप में। इसके चौथा हमारा एलिमेंट है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम क्या है कि इस मॉडल की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, एबिलिटी एंड कंपिटिटिंग ऑफ टीचर इन टर्म ऑफ वेरियस स्किल्स। जो टीचर की, यहाँ पे सोशल सिस्टम हम किसकी बात करें कि जो टीचर, ये मॉडल कब सक्सेस होगा, जो टीचर की एबिलिटीज हैं, जो भी टीचर का कौशल है या जो भी उसकी कौशल या उद्देश्य है उससे टीचर के हमारा ये मॉडल क्या होगा, सक्सेस होगा। और वो एबिलिटीज क्या हैं किसके टर्म्स में, कि जो भी टीचर की स्किल्स हैं, लाइक फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूज ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटेजीज, टेक्निक और इवोल्यूशन, की कैसे टीचर अपने ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, टेक्निक और टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन यूज करके क्या करा रहा है, टीचिंग करा रहा है, वो किसमें आता है, सोशल सिस्टम में। फिफ्थ एलिमेंट है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम क्या है कि इस मॉडल को सक्सेस कराने में जो भी एडिशनल सपोर्ट दिया जा रहा है मॉडल को सक्सेस करने में, वो आता है सपोर्ट सिस्टम में। तो पहला सपोर्ट सिस्टम क्या है कि जो भी टीचर की अवेलेबिलिटी है कि प्री सर्विस और इन सर्विस एक्टिविटीज, मतलब जब टीचर टीचिंग कराने से पहले और टीचिंग कराते वक्त जो भी वो एक्टिविटीज कर रहा है, अपने किसका यूज करके, अपनी जो भी उसकी स्किल्स हैं, जो भी उसकी दक्षताएं हैं या कौशल है, उसको यूज करके जो भी मॉडल को सक्सेस कराने में हेल्प कर रहा है, वो आता है सपोर्ट सिस्टम में। दूसरा है कि जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है और वो सिचुएशन जहाँ पे हम अपनी क्या है, सुटेबल टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, ये भी क्या है, सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है। और मॉडल को सक्सेस कराने में या सफल कराने में हमारा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट और सुटेबल टीचिंग स्ट्रेटेजी हेल्प करती हैं। इसका तीसरा है एप्रोप्रिएट इवोल्यूशन डिवाइस, कि बच्चे का जो भी मूल्यांकन करने के लिए जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ एंटरिंग एंड टर्मिनेटिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का जो हम प्रवेश और टर्मिनल या एंड बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर चेंज को इवोल्यूट करने के लिए जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो भी किस में आते हैं, सपोर्ट सिस्टम में। छठा पॉइंट है, छठा एलिमेंट है एप्लीकेशन। इस मॉडल में जो भी हम कह रहे हैं कि जो सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर, इट इज अप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द लर्निंग एंड टीचिंग सिचुएशन, कि हम क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेशन क्या है, कि इसके क्या क्या, इस मॉडल के क्या यूज है। तो ये मॉडल क्या है, सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर है, मतलब ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा व्यवस्थित और संचलित है। तो ये हर एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में अप्लीकेबल हो सकता है। उसके बाद इट इम्प्लाइज ए पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, यहाँ पे छात्र और शिक्षक का क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है। इट इम्प्लाइज ए greater emphasis on the competency of the teacher rather than of on his पर्सनैलिटी। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये
एक तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है कि ये मॉडल क्या है, सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर होने में हर एक टीचिंग और लर्निंग सिचुएशन में एप्लीकेबल है या लागू कर सकते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल को। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो कांटेक्ट है टीचर स्टूडेंट का, वो क्या है, पर्सनल कांटेक्ट है, मतलब कि एक व्यक्तिगत संपर्क होता है टीचर और बच्चे का, जिससे क्या है कि यहाँ पे टीचर की पर्सनैलिटी की बात नहीं करते, उसकी योग्यता की बात करते कि उस टीचर में कितनी योग्यता है कि जिससे वो क्या है बच्चों में उसके बिहेवियर में चेंज ला सकती है या लर्निंग करा सकती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि बेसिक टीचिंग मॉडल हेल्प करता है इन सारे प्रोस्पेक्टिव्स में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।